नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और बिहार का महासंग्राम में आज हम जिला बिहार की बात करेंगे। जिला बिहार में दो जिले जो बिहार के हैं उनकी बात करेंगे। एक सीतामढ़ी, दूसरा कटिहार। हालांकि ये दोनों ही अगर देखें तो बिहार के नक्शे पर आप अगर इन जिलों को देखेंगे तो दोनों ही ये अलग अलग इलाकों के सीमांचल यानी कि सीमा के जिले हैं, जहां कि बिहार की सीमा से लगते जिले हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों की अगर सामाजिक संरचना देखें तो दोनों में बहुत अंतर है। तो इन्हीं दोनों जिलों के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या है वहां की चुनावी हलचल और कैसे वहां सब कुछ चल रहा है, ये हम बात करेंगे। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। अजय विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे कटिहार से और अनुज यादव हमारे साथ जुड़ेंगे सीतामढ़ी से। हमारे दोनों संवाददाता तैयार हैं और राजीव रंजन नाग हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन नाग जी आपका इस पर चर्चा करने के लिए। और जैसा हमने बताया कि आज हम सीतामढ़ी की और साथ ही बात करेंगे आज हम कटिहार की। आइए पहले आपको लिए चलते हैं सीतामढ़ी, दिखाते हैं आपको वहां की क्या तस्वीर है कुल मिलाकर। 11 दिसंबर 1972 में सीतामढ़ी को जिला बनाया गया। पहले ये मुजफ्फरपुर के जिले का हिस्सा था। ये तिरहुत डिवीजन में आता है और इसकी सीमाएं नेपाल से मिली हुई हैं। 1934 के भूकंप से सीतामढ़ी को काफी नुकसान पहुंचा। तब प्रशासनिक कार्यालय नजदीकी ही डुमरा में शिफ्ट हुए। तब से सीतामढ़ी का जिला मुख्यालय डुमरा ही है। पौराणिक महत्व मान्यताओं के मुताबिक सीतामढ़ी को सीता की जन्मस्थली माना जाता है। सीतामढ़ी में जानकी कुंड और पुनारा मंदिर हैं। ऐतिहासिक रूप से ये इलाका मगध साम्राज्य के अधीन रहा। नंद और मौर्य गुप्त के बाद 7वीं शताब्दी में यहाँ कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन का शासन रहा। इसके बाद बंगाल के शासक का शासन रहा। मध्यकाल में तिरहुत साम्राज्य का शासन रहा। तुगलक शाह ने यहाँ 1329 में शासन स्थापित किया और बाद में ये मुगल और अंग्रेजों के अधीन रहा। नेपाल के तराई की वजह से ये इलाका लगभग 500 साल पहले तक घने जंगलों के लिए जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में यहाँ खेती लायक जमीनें बढ़ गई हैं। मछली पालन भी लोगों को रोजगार देता है। रोजगार के लिहाज से कोई बड़ी औद्योगिक इकाई यहाँ नहीं है। राजनीतिक रूप से सीतामढ़ी पहले कांग्रेस और 1989 में समाजवादियों के प्रभाव में रहा। सीतामढ़ी के लोगों की समस्या सबसे ज्यादा पलायन की है। 8 विधानसभा क्षेत्र वाले जिले में लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराना बड़ी चुनौती है। कुछ इलाकों में आर्सेनिक बढ़ जाने की वजह से लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या भी उठ खड़ी हुई है। जिले के बैरगनिया इलाके में लोग पिछले 20 सालों से पानी की मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। जिले में 1 नवंबर 2015 को चौथे चरण में मतदान होगा। सवाल है कि क्या सीतामढ़ी के लोगों की उम्मीदों पर आने वाले प्रतिनिधि खरे उतरेंगे? क्या जिले में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा? बिजली, सड़क, स्वास्थ्य से दूर रह रहे जिले के लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचेंगी? अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, सीतामढ़ी। तो जिला बिहार में हमने सीतामढ़ी की रिपोर्ट देखी और शायद ही कोई जो मूलभूत समस्या है वो वहां पर जो है सुलझी होगी। कुल मिलाकर हमने इस रिपोर्ट में देखा बिजली, पानी की वहां पे दिक्कत है। आर्सेनिक से मिला पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं और इसके अलावा अपराध वहां हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें तो बेसिक लोगों की जिंदगी जो है उसमें बेसिक जो जरूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं हो रही। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीतामढ़ी के जो राजनीतिक आंकड़े हैं उस पर जरा नजर डालने की कुल मिलाकर सीतामढ़ी की राजनीतिक तस्वीर वो क्या है। और अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पुरुषों की संख्या इस जिले में 10,93,890 है और महिलाओं की तादाद 9,73,173 है। यानी यहाँ पर भी पुरुषों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन शायद वोटिंग की अगर बात करेंगे तो महिलाओं का वोट यहाँ भी बाकी सब जगह से ज़्यादा पड़ेगा। कुल विधानसभा सीटें 8 हैं। 8 विधानसभा सीटें हैं सीतामढ़ी के अंदर, जिनको आप एक एक करके देख रहे हैं। परिहार, सुरसंड जो है आरक्षित है, सुरक्षित सीट है। बाजपट्टी 8 विधानसभा सीटें हैं और सीतामढ़ी, रुन्नी सैदपुर ये उन 8 में से, और बेलसंड
कुल मिलाकर 8 सीटें हैं सीतामढ़ी जिले में। इन 8 सीटों पर मुकाबला देखना दिलचस्प रहेगा। और विधानसभा चुनाव 2010 में देखें तो जेडीयू और बीजेपी ने 4-4 सीटें बांट ली थी, पूरी तरह से बाकी तमाम पार्टियों का सफाया कर दिया था, क्योंकि 2010 में बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो सीतामढ़ी से पूरा सफाया कर दिया था बाकी अन्य पार्टियों का। 2014 की लोकसभा चुनाव में बात करें तो 6 सीटों पर कुशवाहा साहब की पार्टी आगे थी और 2 सीटों पर भाजपा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी साफ तौर पे बढ़त जो है वो एनडीए के पक्ष में थी, लेकिन ये जो बढ़त थी कितनी बरकरार रख पाती है एनडीए, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह के पास, सीतामढ़ी में मौजूद है। अजय विक्रम सिंह, अगर 2010 का विधानसभा चुनाव देखे, 2014 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखे तो साफ तौर पे एनडीए एक बढ़त में दिखता है, लेकिन अब 2014 के बाद कुछ परिस्थितियां, कुछ हालात किस तरह से वहां पर देखते हैं आप? जी बिल्कुल अशोक, अगर हम सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी का जो राजनीतिक समीकरण अभी आपने बताया, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का पहले से ये प्रभाव रहा है, निश्चित तौर पर एनडीए का प्रभाव रहा है। उसको देखते हुए इस पर एनडीए की खासी निगाह भी है, लेकिन जिस तरह से वहाँ की जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं इन सभी जो राजनीतिक समीकरण है उसमें कुछ न कुछ क्या बदलाव कर सकते हैं, इसको देखने वाली बात होगी। सबसे अहम बात मैं जो कहना चाहूँगा सीतामढ़ी के लिए अशोक, सबसे खास बात ये है कि एनडीए को इस जिले में सबसे ज़्यादा जो जातीय समीकरण है उस पे कहीं ना कहीं किस तरह से वो नियंत्रण कर पाती है, जो विकास और परिवर्तन का मुद्दा है वो कितना लोगों तक अपील कर पाता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम देखें तो महागठबंधन का जो जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है, उसका जो ज़मीनी स्तर पर अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि उसको जातीय समीकरण के आधार पर पूरे चुनाव को तब्दील किया जाए। लेकिन भारतीय, जैसा कि 2 फेज़ में देखा कि जिस तरह से एनडीए ने कोशिश की है कि उससे दूर हटाकर विकास और परिवर्तन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को रखा जाए, ये काफ़ी चुनौती है एनडीए के लिए। और अगर हम देखें तो इसमें हालांकि आरएलएसपी के सांसद रहे हैं सीतामढ़ी से, लेकिन आरएलएसपी को केवल 1 सीट दी गई है, हमको 1 सीट दी गई है। इस लिहाज से देखें तो काफ़ी सतर्क है एनडीए इस सीतामढ़ी के क्षेत्र की बात करें, और जो 8 सीटें हैं वो काफ़ी अहम महत्व रखेंगी। जी जाहिर तौर पर 8 सीटें हैं, अहम सीटें हैं, और इन 8 सीटों पर क्या समीकरण बैठेगा कहना मुश्किल है। लेकिन राजीव रंजन जी, जैसा कि अजय बता रहे हैं कि हम रिपोर्ट देख रहे थे, वहाँ पर समस्याएं आने क्या, लेकिन अजय कह रहे थे कि जातीय समीकरणों को वहाँ पर बना के रखना, वो संतुलन बनाना, ये चुनौती वहाँ पर लग रही है। सहमत है आप इस बात से? देखिए 2010 में भी वहाँ का जो निर्णायक वोट था वो बैकवर्ड वोट है। 21% मुस्लिम और 30% बैकवर्ड, प्लस वैश्य हैं, सवर्ण हैं। लेकिन उसके बाद भी अब अगर आप देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को, जो उस समय जेडीयू और बीजेपी साथ में थी, तब उनको 20% वोट मिला था, बीजेपी को 20% मिला था और जेडीयू को 17%। निश्चित तौर पे वो एक बैकवर्ड इलाका है और वहाँ की जो समस्याएं हैं वो भी एक कटिहार की तरह ही एक ऐसा जिला है जो उपेक्षित रहा है हमेशा। न तो स्टेट के मानचित्र पर उसका कोई महत्व है, न ही केंद्र में। लेकिन निश्चित तौर पे वहाँ जो 8 सीटें हैं सीतामढ़ी में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से बीजेपी ने या जेडीयू ने या आरजेडी ने या दूसरी राज्य पार्टनर ने भी पूरी शक्ति झोंक दी है। पूरी शक्ति झोंकी है। जाहिर तौर पर 8 सीटें कम नहीं होती, और ये तो बात राजीव रंजन जी ने कही। लेकिन देख लेते हैं सीतामढ़ी के चुनावी मुद्दे जनता के निगाह से वो क्या मुद्दे हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ का हालात तो कहा गया था कि बहुत सुधरेगा, लेकिन जस करता तो सही देख रहे हैं। कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है कुछ सुधरता हुआ। मतलब हर चीज़ में ही दिक्कत है। अब हम कहाँ बतावे, जहाँ जाए वहीं दिक्कत है। रिक्शा चलाते हैं, रोड पर भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए 1 रुपया नहीं है। गाड़ी घोड़ा इतने हो गया, हम लोग टेम्पू चलने लगा, हम लोग के भूखमरी धर लिया, बाल बच्चा भूखले मर रहा है। हम लोग के कुछ घर उर बनाइए, कोई इंदिरा आवास दिवाइए। कानून व्यवस्था तो बिहार का वैसा ही है। बिहार में सुधार अब कब होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है सर। बिहार में अशिक्षा जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और ख़ासकर जो है महिलाओं को शिक्षित बनाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की हालत यहाँ पे दयनीय है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे मजबूर बस प्राइवेट संस्थान में, स्कूल में लोग भेज करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं।
सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, झूठ मूठ के वो खिचड़ी चला दिए हुए हैं, वहाँ पे सिर्फ कालाबाजारी होता है। आप सीतामढ़ी में कहीं भी पूछ लीजिए सर, है ना, मास्टर के बारे में, है ना, सारे लोग कहेगा कि कोई पढ़ाई उढ़ाई नहीं होता है। बेसिक समस्या जो है शिक्षा का है। जैसे मतलब अभी कॉलेज है, गोयनका कॉलेज है, मात्र 3 प्रोफेसर गोयनका कॉलेज में, प्रोफेसर है ही नहीं, प्रोफेसर कभी बहाली नहीं होती है। और मतलब जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे सिर्फ शिक्षा मास्टर है, वो आते हैं 10 बजे स्कूल है, 11 बजे आएंगे, मतलब आएंगे और तुरंत चले जाएंगे, सिर्फ खिचड़ी बनाएंगे और मतलब तुरंत पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। और जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन पर नहीं लेगा, सर्टिफिकेट पर नौकरी लिया गया, पढ़ाने उनको खुद आता नहीं और नहीं पढ़ाते हैं। आज जो यहाँ है, कहीं भी आप जाइएगा, हॉस्पिटल से लेकर के कहीं भी जाइए तो हर जगह पैसा का खेल चल रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई भी ऐसा जांच को व्यवस्था नहीं है, नहीं अल्ट्रासाउंड हो रही है, नहीं कुछ हो रहा है, या गरीब हो अमीर हो मर रहा है। पेशेंट की दुर्दशा सबसे बढ़ चुकी है। अब जो है तो हॉस्पिटल में कहीं कोई व्यवस्था नहीं रह गया है। जो है जाता है जो इलाज कराने, वह जो है तो चिल्ला कर रह जाता है, न सरिया कर देखता है, न सुनता है और न दवा भी रहता है। जो यह स्थिति है बिहार के हॉस्पिटल के। स्वास्थ्य विभाग की जहाँ तक सवाल है, स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार माने इलाज सही से नहीं हो पाता है, डॉक्टर सही से देखता नहीं है, सही से इलाज नहीं होता है, कॉलेज की व्यवस्था अच्छी नहीं है और जहाँ तक विद्यालय की जो व्यवस्था है पूरी तरह गड़बड़ है। हमारा घर भेरहिया पड़ रहा है, बॉर्डर इलाका पर, तो वहाँ कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। वहाँ अभी रोड बना है तो थोड़ा सुविधा हुआ है, वहाँ पर नदी उदी है तो टूट जाता है बराबर पानी उनी के कारण। और वहाँ शिक्षा का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है अभी तक भी। ये आपने जनता की आवाज़ सुनी और कुल मिलाकर देखें राजीव रंजन जी, तो जनता जो है स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन शिक्षा नहीं है और इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बिहार में जो कुछ ज़िले हैं उसमें ये ज़िला भी, सीतामढ़ी भी उन जिलों में है जिसको फोकस दिए जाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जब हम बात करते हैं बीमारू राज्य की, तो शिक्षा एक बड़ा पैमाना होता है स्टेट के विकास को लेकर के। तो निश्चित तौर पर शिक्षा स्वास्थ्य के दिशा में सीतामढ़ी उन पिछड़े इलाकों में है जो बिहार के साथ एक कलंक के तौर पर हमेशा याद किया जाता है। स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत बुरी है और वहाँ 42% स्टूडेंट 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 5वीं के बाद 49%, 48% लोग जो हैं स्कूल छोड़ देते हैं। ये तो बहुत चौंकाने, ये तो बहुत शर्मनाक आंकड़े हैं। ये जो ड्रॉप आउट रेट है, ये MHRD की रिपोर्ट का हिस्सा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े हैं ये। और उसके बाद भी पेरेंट टीचर, वो जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो तो बहुत ही कम है। एक स्कूल में 90 स्टूडेंट हैं, 80 स्टूडेंट है एक टीचर पे, और वो टीचर भी MDM में बिजी होता है, मिड डे मील में बिजी होता है। तो जो भी कह भी रहे थे वो, तो निश्चित तौर पर शिक्षा स्वास्थ्य की बहुत बुरी स्थिति है। और यह वही इलाका है, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में लोग दह बह जाते हैं, सूखा होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी बात जो एक नई और नया मांग वहाँ से उठ रही है वो ये है कि चूंकि सीता का ये जन्मस्थली जिला है, लिहाजा सीता के नाम सीता को राष्ट्रीय पर्यटन के नाम पर, राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पे उनको इस जिले का नाम दिया जाए। एक यह मांग भी उठ रहा है क्योंकि अयोध्या में राम की बात उठ रही है, तो उन्होंने यहाँ के लोग कहना है कि यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण है, तो सीता के नाम पर पर्यटन को डेवलप किया जा सकता है यहाँ पर, अगर सीता जी की जन्मस्थली इसको माना जाता है। लेकिन बड़ी बात तो ये लोग वहाँ पर एजुकेशन नहीं मिल रही है, सेहत को लेकर कोई सुविधाएं नहीं, स्वास्थ्य को पर कैपिटा इनकम बहुत कम है वहां तो। जी अजय, इसमें एक बाइट और थी, मैं उस तरफ भी खास ध्यान दिलाना चाहूँ क्योंकि अखबारों में भी ये बात लगातार कही जा रही है कि सीतामढ़ी में क्राइम जो है पिछले कुछ समय में काफी बढ़ा है। क्योंकि एक सज्जन वहां कह रहे थे कि भगवान मालिक है कि कब अपराध मुक्त होगा हम लोग। तो क्या क्राइम वहां पे एक बड़ा मुद्दा, और खास करके ये देखते हुए कि लालू यादव को लेकर के जब बात आती है तो एक बार फिर लोग जंगल राज की बात करते हैं, तो क्या ये लोगों के जहन में बार बार मुद्दा उठता है क्या? जी बिल्कुल अशोक, सीतामढ़ी का जो मेरा अनुभव रहा वो अपराध के क्षेत्र में जो आपने सवाल पूछा, बिल्कुल अपराध की जो स्थिति है अगर आप देखिए तो अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पर एक स्थानीय पत्रकार की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। उसके घर के सामने ही उसको बुलाकर कुछ अज्ञात लोग आकर गोली मार के चले गए। पूरा पत्रकार जगत इकट्ठा हुआ लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस तरह की स्थिति है। अगर जो मैंने पर्सनल अनुभव किया अशोक वो भी शेयर करना चाहूँगा। मैं रीगा की स्टोरी करने जा रहा था, रीगा चीनी मिल की स्टोरी करने जा रहा था। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि रीगा चीनी मिल की वजह से इतनी जो क्या समस्या है, जो गाँव की समस्या है, लोग बीमार हो रहे हैं, पूरा
का पूरा अशोक गांव बीमार है। अगर आप देखिए तो रीगा से बेलसंड तक आप जाएंगे तो करीब 6 ब्लॉक है जहां के लोग उस नदी के गंदे होने की वजह से बीमार हैं। तमाम तरह की बीमारियां हैं, रो रहे हैं लोग। जब मैं वहां पहुंचा तो जब मैं रीगा मिल के पास पहुंचा तो वहां के जो मिल के लोग थे, उसको हम कह सकते हैं कि उनके अपने लोग थे, वो हम लोगों को रोकने की कोशिश किए, हमें धमकाने की कोशिश किए, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी के सामने खड़े होकर और हमारे साथ बदतमीजी करना शुरू किए। तो मैंने अनुभव किया कि क्या स्थिति हो सकती है सीतामढ़ी की। किसी भी तरह से पत्रकार भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। तो आप सोच सकते हैं कि सीतामढ़ी में अपराध की जो स्थिति है, अगर हम देखें तो ये बिल्कुल मुद्दा है और लोगों के मन में जरूर है, जो आप जैसा आपने सवाल किया कि जिस तरह के जंगलराज की लोगों को भय है पूरे बिहार में, जिस तरह का सीतामढ़ी में भी कहीं ना कहीं वो भय है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो जातीय समीकरण है उसका संतुलन अगर बना रहेगा तो निश्चित तौर पर सीतामढ़ी को एक बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। जी अशोक जी बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया। अगर आपके साथ भी इस तरह की चीज हो सकती है, पत्रकारों के साथ, तो जाहिर तौर पर सोचा जा सकता है कि आम आदमी की बेचारे की वहां पर क्या स्थिति हो रही होगी। बहरहाल सीतामढ़ी की बात की और अब दूसरे जिले की बात करें, कटिहार की बात करें, तो कटिहार का जो इतिहास है वो क्या है और कटिहार की तस्वीर क्या है वो देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। 2 अक्टूबर 1973 को कटिहार को जिला बनाया गया। ये पहले पूर्णिया का एक सब डिवीजन था। जिले की सीमाएं पश्चिम बंगाल और झारखंड से मिलती हैं। ऐतिहासिक काल में ये जिला अंग साम्राज्य का हिस्सा था। 600 ईस्वी पूर्व ये मगध साम्राज्य का हिस्सा बना। सन 390 ईस्वी में गुप्त शासकों का इस जिले पर साम्राज्य रहा। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यहाँ पाल शासकों का शासन रहा। 1770 ईस्वी में अंग्रेजों के शासन में ये जिला रहा। स्वतंत्रता संग्राम, खासतौर पर 1942 के आंदोलन में जिले ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जिले से कोसी, रीगा, महानंदा और गंगा नदी होकर गुजरती है। लोगों के लिए खेती रोजगार का बड़ा माध्यम है। मखाना, केला और मक्का जिले की मुख्य फसलें हैं। नदियों के कटान से खेती की जमीन काफी प्रभावित होती है। राजनीतिक रूप से जिले में सभी दलों का प्रभाव है। जिले की कुछ सीटों पर वाम दलों की अच्छी पकड़ है तो कुछ सीटों पर भाजपा की भी। साथ ही राजद और जदयू का असर भी विधानसभा सीटों पर देखा जा सकता है। इन दलों के अलावा यहाँ एनसीपी यानी राकापा का भी काफी प्रभाव है। जिले के लोग इलाके में तो भूमिगत जल का लगातार खराब होना एक बड़ी समस्या मानते हैं। सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल है लेकिन बंद है और नहरों में पानी की कमी। चापी नदी पर कालसर गांव के पास पुल का निर्माण अधूरा है। गंगा नदी पर बनने वाले पुल का इंतजार भी लोगों को है। जनता अपने अधिकार और लोकतंत्र के इस दंगल में एक बार फिर तैयार है और बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में यानी 5 नवंबर को यहाँ मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कटिहार की आपने रिपोर्ट देखी और कटिहार के राजनीतिक आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कटिहार की क्या तस्वीर है वो देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं। कुल मिलाकर जो राजनीतिक आंकड़े हैं कटिहार के, 7 विधानसभा सीटें हैं कटिहार में, जिसमें से कदवा एक विधानसभा सीट है, बलरामपुर विधानसभा सीट है, प्राणपुर विधानसभा सीट है, मनिहारी है सुरक्षित सीट अनुसूचित जनजाति की, बरारी है सीट, 7 में से कोढ़ा है जो कि सुरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। तो कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। मतदाताओं की बात करें तो पुरुष मतदाता 8,90,656, महिलाओं की तादाद 7,90,355, यानी करीब करीब 1 लाख महिलाएं जो हैं कम हैं अगर इस महिला पुरुष के अंतर की बात करें। विधानसभा चुनाव 2010 5 सीटें मिली थी भाजपा को, 1 सीट मिली थी नीतीश कुमार को, यानी कि भाजपा जेडीयू का जो गठबंधन था उसने 6 सीटें अपने कब्जे में की थी। 6 सीटें इस गठबंधन को मिली थी, यानी साफ तौर पे बढ़त थी इस गठबंधन की। विपक्ष को बिल्कुल धराशायी कर दिया था 7 सीटों में। 2014 के लोकसभा चुनाव में देखें तो 5 सीटों पर बढ़त थी एनसीपी की, क्योंकि तारिक अनवर साहब का ये इलाका है। 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर भाजपा की बढ़त थी। तो ये उन इलाकों में से एक है जहां पर कि एनसीपी यानी एक तरह से जो तीसरी ताकत है उसने बढ़त बना रखी थी। ये बड़ा दिलचस्प रहेगा वहां देखना। हमारे संवाददाता अनुज यादव कटिहार से सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुज, कटिहार के हमने आंकड़े देखे और तारिक अनवर साहब का इलाका है और एक हद तक तारिक अनवर साहब और समाजवादी पार्टी एनसीपी सब जो मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने कोशिश भी की है दिखाने के लिए कि तारिक अनवर साहब एक बड़े नेता हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकते हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। क्या असर देखते हैं वहाँ पर?
देखिए, जिस तरीके से बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर एनसीपी का काफ़ी असर है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं महागठबंधन की बात करूँ, इसके अलावा पप्पू यादव जो अपनी जन अधिकार पार्टी बनाकर इस इलाके में उतरे हुए हैं, अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं अपनी पार्टी के हिसाब से, उस लिहाज से देखें तो कटिहार के अंदर 44% जो है वो मुस्लिम वोट है और 56% हिंदू वोट है। महागठबंधन हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव, सभी की निगाहें जो हैं वो मुस्लिम वोट बैंक पर हैं। अगर मुस्लिम वोट बैंक अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को अपने ही लोगों से होगा, क्योंकि कभी पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल का ही हिस्सा थे। इस लिहाज से हम कहें भाजपा का ये गढ़ रहा है। 5 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हैं। एक सीट जो प्राणपुर थी वो 2010 के चुनाव में इंडिपेंडेंट निर्दलीय ने जीती थी, लेकिन वो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। मनीहारी जेडीयू के पास थी। राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से देखें, बड़ा दिलचस्प इस बार चुनाव कटिहार में देखने को मिलेगा और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबले भी इस इलाके में देखने को मिल सकते हैं। अशोक, तो इंटरेस्टिंग रहेगा, बड़ा दिलचस्प है अगर चतुष्कोणीय मुकाबला वहाँ पर है। और वहाँ के लोग, कटिहार के लोग, उनके हिसाब से क्या मुद्दे हैं वो हम सुन लेते हैं। कटिहार जिला में मुख्य समस्या है बाढ़ का, कटाव का, जातिवाद और बिजली का समस्या है बहुत, जो कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 24 घंटा बिजली देंगे, नहीं तो वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन और बिजली में सुधार क्या होगा, और तो पीछे ही जा रहा है। 10 से 12 घंटा बिजली रहता है। कुछ विकास नहीं हुआ। बनने का तो नगर निगम यहाँ घोषित हो गया है, लेकिन कोई सुविधा जनता को नहीं मिल रहा है। बिजली की वही समस्या हमेशा है। कीचड़, नाला तो बेकार है। यहाँ का नाला जहाँ भी बनता है आगे बढ़ने का, उसका पानी का निकासी का व्यवस्था ही कहीं नहीं होता है। मेरा गांव में रोड तक नहीं है, बिजली नहीं है। उसके बाद 17-18 साल से बहुत हम लोग प्रयास किए, लेकिन अभी तक मेरा गांव का रोड नहीं बन पाया है। ईटा सलिंग तक नहीं है। 20 साल से जो है हम लोग का गाँव में ना रोड है, ना पुला है और ना बिजली है। बहुत दिक्कत से हम लोग झेल रहे हैं। एक ही रास्ता हुआ हथियादिरा का। हम लोग का रास्ता इतना खराब है कि हम लोग चलने भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी की व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना कोई साधन है। सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन की। यहाँ एजुकेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। पैसे पर डिग्री मिलती है, पैसे पर एडमिशन होता है। शिक्षा का स्तर साफ गिर चुका है। एजुकेशन सिस्टम में कटिहार में बहुत बदलाव होने की आज ज़रूरत है, क्योंकि युवाओं को आज इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है इस मामले को लेके कि एजुकेशन के मामले में युवाओं अपने शहर और अपना राज्य छोड़ के किसी बाहर वाले स्टेट राज्य में जाके पढ़ रहे हैं। समस्या सबसे बड़ा पानी का है। हमारे बगल में कोसी है, गंगा है, वहाँ से पानी आके आज तक कम से कम 90% लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, जिससे इतनी बीमारी हो रही है कि जिनको 80 वर्ष जीना है वह 60 वर्ष में मर जा रहे हैं। इलाज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ है क्या कि जितना मरीज है उस हिसाब से यहाँ डॉक्टर की कमी है और नर्सों की कमी है, बेड की कमी है। यही सब यहाँ समस्या है। रोजगार का भी दिक्कत है। पानी तो नाला उला है ही नहीं है। नाला कहीं नगर निगम हो गया है और नाला का पते नहीं है। देखिए रोड वैसे है पड़ा हुआ। बेरोजगारी तो बहुत अधिक, बाहर तो आज के डेट में भी बहुत अधिक जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए चाहिए कि यहाँ फैक्ट्री वगैरह बैठाया जाए, जूट मिल वगैरह बंद पड़ी है उसको चालू कराया जाए। तो कटिहार के लोग कह रहे हैं बिजली पानी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है और साथ साथ ये भी कहते हैं कि पैसा दे दो तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा, पैसा दे दो तो डिग्री मिल जाएगी। राजीव रंजन नाग जी, स्थिति बहुत खराब है पूरे बिहार की। देखें तो शिक्षा को लेकर उनका प्लान करना पड़ रहा है। बिल्कुल, इसलिए प्लान करने में मजबूर हैं लोग। और मैं बता दूं अशोक जी कि यह एक ऐसा विधानसभा जिला है जो एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर हैं उसमें। पिछले चुनाव में यहाँ पर 61% वोट मिला और बीजेपी को 5 सीटें मिली, जबकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है और जेडीयू को 1 सीट मिली। एक तो पॉलिटिकल वो था। दूसरी बात ये है कि एक जो ये जिला है कटिहार, वो लगभग एक अत्यंत उपेक्षित जिला है और
वहाँ से इत्तेफाक से तारिक अनवर केंद्रीय मंत्री भी बने और अभी एनसीपी के पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर भी हैं, लेकिन जो उम्मीदें उनसे की गई वो नहीं हो पाया और वहाँ से अब तक सिर्फ एक मंत्री बन पाए जो भी एनसीपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद भी यह ऐसा जिला है जहाँ से केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन केंद्रीय मंत्री बने थे, उस दौरान भी वहाँ कुछ नहीं हुआ। बिजली, पानी, बाढ़, सुखाड़, शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम चीज़ें वहाँ ऐसी हैं कि जिस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है और सरकारें आती रही जाती रही और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता रहा और वो इनके कथन से दिखता भी है। बिल्कुल अनुज, चतुष्कोणीय मुकाबला है जैसा आप बता रहे थे, तो इस चतुष्कोणीय मुकाबले में लोग क्योंकि पूरे बिहार की जब बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ दो तरफा मुकाबला है और दो गठबंधनों के बीच मुकाबला चल रहा है, लेकिन वहां पे जब चतुष्कोणीय मुकाबला है, क्या लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाई जो है इस तरह की रोचक हो सकती है? देखिए अशोक, सबसे बड़ा सवाल इस इलाके को लेकर यह है कि यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला बनाने की ऐसे दलों के द्वारा कोशिश की जा रही है जिनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर जनाधिकार नहीं है। ओवैसी भी इस इलाके में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे राज्य से वो आते हैं लेकिन वो भी अपनी ज़मीन यहाँ पर तलाश रहे हैं। पप्पू यादव जो है मधेपुरा से सांसद हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनका काफ़ी वोट बैंक है, मुस्लिम यादव समीकरण को वो सोच रहे हैं कि शायद वो उनको मिल जाएगा। लेकिन जनता जो है, जनता निश्चित तौर पर दो महागठबंधनों को ही देख रही है, किस तरीके से वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं उनको देख रही है। लेकिन एक सबसे दिलचस्प बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कटिहार एक ऐसा ज़िला है जो पूरे बिहार को अन्न खिला सकता है। सबसे ज़्यादा मक्का की फसल यहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा केले की फसल यहाँ पर होती है और मखाना यहाँ पर होता है। उस सब के बावजूद यहाँ किसान मजदूरों जैसा उस अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए कोई बाज़ार यहाँ पर नहीं है। और रेलवे का एक आंकड़ा आया था कि कुछ समय पहले यहाँ पर 200 मालगाड़ियाँ एक सीज़न में बुक की गई थी, इतनी मकई पैदा हुई थी और वो ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी उसको एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन बिचौलिए जो है वो यहाँ पैसा कमाते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, किसानों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और इसके अलावा बाढ़ ग्रस्त जो ग्रामीण इलाके हैं, बाढ़ ग्रस्त इलाके, वो हमेशा पानी में डूबे रहती हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ यहाँ पर 12 महीने देखने को मिलती हैं। और बाढ़ का प्रबंधन इस इलाके में आज तक, चाहे वो यहाँ से सांसद रहे हों या विधायक या राज्य की सरकार, बाढ़ के प्रबंधन के नाम पे आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ कटिहार में। हुआ है तो स्थिति बड़ी दयनीय है। कटिहार के लोगों को भी देखना है कि अब इस स्थिति में, इन समस्याओं के बीच किस तरह से लोग वोट करते हैं। बहरहाल जिला बिहार में आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए कटिहार से। और सीतामढ़ी से हमारे साथ अजय विक्रम सिंह जुड़े, सीतामढ़ी से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय विक्रम सिंह का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ राजीव रंजन जी थे। राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज बिहार के महासंग्राम में जिला बिहार में हमने आज कटिहार और साथ साथ बात की सीतामढ़ी की। फिलहाल आज कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल इजाज़त दीजिए हमारी पूरी टीम को और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।